हेलो एवरीवन, द कैपिटल सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 11वीं से 13वीं जेपीएससी की साक्षात्कार इंटरव्यू को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस पर इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025। ये जो लॉ है इसका उद्देश्य है बाहर से आए हुए, गैर कानूनी तरीके से आए हुए जो विदेशी नागरिक है, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के भारत एंटर किए हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई करना। अगर कोई बिना वीजा के भारत में रह रहा है तो उसको डिपोर्ट करके उसके देश वापस भेजना। अगर इस कानून को देखें तो ये पुराने जो हमारे लॉज थे, पुराने जो कानून थे, फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, इनसे काम नहीं बन रहा था। तो एक नए कानून की जरूरत थी, एक नए लॉ की जरूरत थी, और उसी को ध्यान में रख करके ये लॉ बनाया गया है। आप जानते हैं कि भारत में इलीगल इमिग्रेशन, जो एक तरह से अगर आप देखिएगा अवैध आव्रजन है ना, अवैध विदेशी जो भारत में रह रहे हैं, खास करके बांग्लादेश से आए हुए या म्यांमार से आए हुए, वो भारत के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे थे। खास करके अगर आप देखें असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स में, जैसे राज्यों में, तो वहां कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही थी। इन सबको देखते हुए भारत की संसद ने, भारत के पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है। आगे इसके कुछ इलीगल इमिग्रेशन से जुड़े कुछ परेशानियों को देखेंगे, जैसे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्या है? किसी एक क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें जो मूल निवासी हैं, जो वहां के ओरिजिनल रहने वाले हैं, उनकी जनसंख्या कम हो जाए, जनसंख्या का प्रपोर्शन कम हो जाए, और जो बाहर से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाए। तो ऐसा कई सारे क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है, खास करके असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरियाज में अगर हम लोग ले, वहां ये परेशानी देखने के लिए मिल रही है। फिर सिक्योरिटी थ्रेट और लॉ एंड ऑर्डर का इशू कई बार देखने के लिए मिला है कि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं कुछ क्रॉस बॉर्डर टेरर लिंक्स या कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका लिंक हो, तो इसे लॉ एंड ऑर्डर के जो एजेंसीज है, इन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार को इनपुट दिया है, और इसी इनपुट के आधार पर ये कानून बन रहा है। फिर अगला लेंगे इकोनॉमिक बर्डन, आर्थिक बोझ जिसको कहते हैं। आर्थिक बोझ काफी ज्यादा है। आर्थिक बोझ ज्यादा होने के पीछे का कारण क्या है कि अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चला रही है, अगर ये योजनाएं अगर आप विदेशियों को दीजिएगा, वैसे विदेशियों को जो इलीगल तरीके से भारत पर आए हुए हैं, तो जो टैक्स पेयर है, करदाता है, उन पर प्रेशर बढ़ता है। इस लॉ के, इस कानून की जो मुख्य चीजों को अगर हम लोग देखिए इस कानून के अंतर्गत जो प्रोविजन है, अगर कोई भारत में इलीगली रह रहा है तो उसे डिपोर्ट करके वापस उनके देश भेजा जा सकता है, पहली चीज। दूसरी बात आती है कि जैसे देखिएगा बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, अगर भारत का वीजा किसी के पास नहीं है और भारत का पासपोर्ट, मतलब भारत का नागरिक वो व्यक्ति नहीं है और बिना वीजा के अगर वो रह रहा है, तो उसको उसके देश तो डिपोर्ट किया ही जाएगा। साथ में भारत में 5 साल तक की जेल हो सकती है, 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप लोग को दे दिया जाएगा। अगला इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है रोहिंग्या कम्युनिटी का। रोहिंग्या जो समुदाय है, अब रोहिंग्या कम्युनिटी के कई सारे लोग भारत में इलीगली रह रहे हैं, म्यांमार से आए हैं। म्यांमार में वहां उनको हिंसा का सामना करना पड़ा था, तो भारत में रह रहे हैं, पर भारत में रह रहे हैं लेकिन वो इलीगली रह रहे हैं। ठीक है, भारत ने उनको कोई शरण नहीं दी है, भारत ने उनको कोई परमिशन नहीं दी है, वो इलीगली रह रहे हैं। और कई बार इनको देखा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट का कारण बन रहे हैं। कई बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन पर कुछ इनपुट वगैरह दिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उनको वापस डिपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी।
और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र है, सरकार ऐसा कर सकती है कानून के आधार पर, और कानून तो आप जान रहे हैं कि बन चुका है। ठीक है, चलिए अगला जो मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नक्सलवाद, नक्सलिज्म। नक्सलवाद क्या है? ये बेसिकली नक्सलबाड़ी एक गांव है, एक विलेज है जो पश्चिम बंगाल में है, तो वहीं से ये शुरू होता है। ये वास्तव में माओवाद यानी माओ त्सुंग जो चीन के लीडर थे उनके आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, और इनका उद्देश्य है हिंसक आंदोलन के द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकना और उसके उपरांत आर्थिक सामाजिक समानता लेकर के आना, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये इनका गोल है, बट थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन। अब इसको अगर हम लोग ले तो ये शुरू तो हुआ था इक्वालिटी को लेकर के, लेकिन आज के समय में अगर हम लोग देखें तो इनका तो एक तो पहली बात है कि तरीका इनका ठीक नहीं है, और लोकतांत्रिक अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये सरकार को हटाना चाहते हैं, इनका डेमोक्रेसी में कोई बिलीफ नहीं है। दूसरा, जो इनका गोल था इक्वालिटी लेकर के आने का, वो गोल ये लगभग भूल चुके हैं, और वास्तव में क्या हुआ है कि नक्सलवाद के कारण अगर यदि हम लोग लें तो इसका जो प्रभाव रहा है वो काफी नेगेटिव रहा है। जैसे अगर राजनीतिक अगर हम लोग देखें तो लोकतंत्र को कमजोर करता है, इलेक्शन प्रॉपर नहीं होने देते हैं, लोगों को वोट देने से रोकते हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक या सामाजिक आर्थिक अगर दिखेगा तो इन क्षेत्रों में पिछड़ापन काफी है, स्कूल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या फिर सरकार की जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। रीजन क्या है? कारण ये है कि हिंसा के डर से, नक्सलवादियों के डर से कोई वहां काम नहीं करना चाहता, या काम कर भी रहे हैं तो जो क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। फिर सिक्योरिटी का देखिएगा तो कई बार पुलिस, सीआरपीएफ या फिर सिविलियंस पर भी इन लोगों ने अटैक किया है, और जिसका काफी नुकसान हुआ है भारत को, भारत की जनता को। भारत सरकार का जो टारगेट है नक्सलवाद को खत्म करने का वो है 2026 में मार्च 2026 तक इसको भारत से पूरी तरह से समाप्त करने का एक टारगेट लेकर के चला जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, जैसे समाधान डॉक्ट्रिन। अब ये आप ध्यान में रखिएगा, समाधान डॉक्ट्रिन है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रॉपर कंप्रिहेंसिव तरीका है ये। इसमें लीडरशिप को फोकस किया जा रहा है, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ऑपरेशन करेंगे, बड़े स्तर का ऑपरेशन करेंगे। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी लोग इस ऑपरेशन में है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, और इंटेलिजेंस का काफी यूज हो रहा है, ठीक है, ड्रोन सर्वेलेंस वगैरह किया जा रहा है। तो इन सब का जो फायदा होगा वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, ग्रे हाउंड्स, जो भी लोग इसमें लगे हुए, जैसे बस्तर बटालियन छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, तो इन सब लोगों ने कंबाइंड तरीके से एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया हुआ है कि नक्सलवादियों को उनके गढ़ से बाहर किया जाए, या उनको या तो सरेंडर करना पड़े या फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन में उनको न्यूट्रलाइज कर सके। दूसरा अगर यदि लेंगे तो सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी झारखंड की भी चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी है, केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है, और इसके अंतर्गत सरकार वित्तीय सहायता देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उन लोगों को जो सरेंडर करते हैं और मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आकर के जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और समझिए, नक्सलवाद और आतंकवाद, नक्सलिज्म एंड टेररिज्म, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स। नक्सलवाद का जो घोषित उद्देश्य है वो है आर्थिक समानता, हालांकि उस उद्देश्य को अभी ये मान नहीं रहे हैं। आर्थिक समानता इनका घोषित उद्देश्य है, और ये इन्होंने कई बार सिविलियंस को टारगेट किया है, बट इनके कम से कम थियरी में यदि हम लोग लें तो थियरी में सिविलियंस को टारगेट करना इनका उद्देश्य नहीं है। जबकि यदि आतंकवाद देखें तो आतंकवाद तो भारत में जो भी रहा है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रहा है, सीमा पार से आतंकवाद पाकिस्तान के सपोर्ट से होता रहा है, वो एक कारण है। और उसमें देखिए कि वो सिविलियंस को भी टारगेट करते हैं, ठीक है, सिविलियंस को ज्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है, वो उनका मोटिव रहता है। जैसे पहलगाम अटैक देखिएगा, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट करते हैं, और उनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है, वो कोई सामाजिक आर्थिक बदलाव या इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, वो
लोगों में दहशत फैलाने का कोशिश करते हैं, इसलिए आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का अंतर है। नक्सलवाद को समाप्त करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि भारत में जो परेशानी हो रही है, आर्थिक सामाजिक जो परेशानी हो रही है, सुरक्षा से जुड़ी जो परेशानी हो रही है, ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और कई सालों से ये चुनौती है। इसमें देखेंगे यदि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार क्या कदम उठा रही है, यदि इसको ध्यान में रखा जाए तो सरकार जितनी भी सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या जनधन योजना, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, इनकी पहुंच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुनिश्चित की जा रही है। गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है, द गोल इज टू एंश्योर दैट दीज पीपल गेट प्रायोरिटी एक्सेस, इनको प्रायोरिटी में मिले, ठीक है, ताकि अगर पॉवर्टी नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, तो लोगों के पास कोई मजबूरी नहीं होगी इस नक्सल मूवमेंट से जुड़ने का, तो धीरे धीरे करके इसे समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक जो न्यूज में अच्छा खासा रहा है और विवादों में भी रहा है, तो इससे प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, वो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी एंड द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? ये भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है कि एक तो इंग्लिश सिखाई जाएगी, दूसरी रीजनल लैंग्वेज और तीसरी हिंदी, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज को लेकर के चला जा रहा है। तो ये पॉलिसी जो शुरू हुई थी ये 1968 में शुरू हुई थी और 1986 में इसे दोहराया गया। 2020 के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये इसे दोहराया गया। तीनों लैंग्वेजेस को, कोई एक रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, ये लेकर के चल रहे हैं। दक्षिण के राज्यों के लिए काफी रेलेवेंट है और उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के लिए हिंदी, अगर मान लीजिए हिंदी ही रीजनल लैंग्वेज है तो हिंदी, इंग्लिश और कोई तीसरी भाषा जो हो सकता है कि कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज हो या संस्कृत हो या कोई और भाषा हो। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के तमिलनाडु से विरोध हुआ है। इसके पीछे का कई सारे इसके कारण हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु का मानना है, तमिलनाडु और कुछ अन्य जैसे महाराष्ट्र में भी इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है कि ये हिंदी इम्पोजिशन है, हिंदी थोपा जा रहा है, ठीक है। जबकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिएगा, हिंदी को सपोर्ट जरूर करता है, हिंदी अगर लोग लेना चाहे तो इसको सपोर्ट करता है, इसको बढ़ावा देता है, बट हिंदी कंपलसरी नहीं है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखिए कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी में एक रीजनल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर वो कंपलसरी नहीं है। तो हिंदी के बजाय आप कोई अन्य तीसरी भाषा के रूप में आप उसको चुन सकते हैं। हो सकता है कि जैसे तमिलनाडु के कुछ स्कूलों में जर्मन वगैरह भी लोग ले रहे हैं, फ्रेंच ले रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। हिंदी इम्पोजिशन का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं है। और अगर हम लोग इसको देखें, इसमें राजनीतिक कारणों से ये मुद्दा बड़ा बना हुआ है, लेकिन काफी सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसको सरकार को ठीक से डील करना चाहिए, अन्यथा काफी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज इसमें हो सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी जो है वो भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और 351 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग्स भारत सरकार को हिंदी को प्रमोट करना है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ताकि भारत के लोग हिंदी में बात कर सकें। एक कॉमन आपको भाषा तो चाहिए जिससे लोग आपस में बात कर सके, तो वो भाषा हिंदी हो, न कि कोई विदेशी भाषा जैसे इंग्लिश। तो ये इस उद्देश्य के साथ आर्टिकल 351 केंद्र सरकार को ये निर्देशित करता है कि इसे बढ़ावा दे, और इसी नीति का पालन भारत सरकार कर रही है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड? तो एक तो हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन या स्ट्रिक्ट तरीके से एकदम इसको फोर्स करके इम्प्लीमेंट ना करें, फ्लेक्सिबिलिटी दें। जो राज्य इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इसे इम्प्लीमेंट करें, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाए, नहीं चाहते तो फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ जैसे अगर आप देखिएगा तमिलनाडु में कई प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसे फ्लेक्सिबल तरीके से किया जा सकता है और सभी भारतीय लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं को उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में प्रमोट किया जा सकता है। इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए।
तो पॉलिटिक्स या राजनीतिकरण इसको रोकने की जरूरत है। फिर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर टूल्स, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई हिंदी भाषा नहीं जान रहा है या इस तरह की कोई परेशानी है, तो वो आसान हो जाता है, बात करना आसान हो जाता है। ये इसके उपाय हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो है मणिपुर इंसर्जेंसी। तो मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में हिंसा हुई है पिछले कुछ वर्षों में। कुकी और मैती समुदाय, कुकी एंड मैती कम्युनिटी, एक दो ट्राइब्स कह लीजिए या एथनिक कम्युनिटीज कह लीजिए, इनके बीच में हिंसा का इशू हुआ है। और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट देखिएगा उसमें बीच बीच में कुछ कम्युनिटीज के बीच में कुछ कुछ मैटर्स को लेकर के विवाद होता रहा है। तो इसको भी आप उसी संदर्भ में देख सकते हैं। यहाँ जो लेटेस्ट जो इशू क्रिएट हुआ है वो रहा है मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब या जनजातीय स्टेटस देने को लेकर के। वहाँ के हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि इन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए। इस पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और ये फिर हिंसक स्थिति इसमें पैदा हो गई। इसके अगर आप पूर्ण कारणों को देखिएगा तो इथनिक इशू तो रहा ही है। हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो ये कोई नई परेशानी नहीं है। स्वतंत्रता से पहले की परेशानी है कि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में क्लैश होता रहा है। और अभी का जो मेन इशू था वो ट्राइबल एसटी स्टेटस को लेकर के ये फिर से उठाया। अगला इशू है जैसे इलीगल इमिग्रेशन, है ना, अवैध जो प्रवासी भारत में आ रहे हैं म्यांमार बॉर्डर के थ्रू मणिपुर में आ रहे हैं, तो वहाँ एक तो अलग तरह की परेशानी खड़ी हो रही है। लोगों में इनसिक्योरिटी है कि जो बाहर वाले हैं वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनका जो जनसंख्या का प्रपोर्शन है वो कम हो जाएगा, ये एक परेशानी है। फिर ओपीएम कल्टीवेशन या अफीम की खेती अगर हम लोग देखें, और ड्रग्स ट्रैफिकिंग, तो ये बहुत बड़ा कारण है। और कुछ क्षेत्रों में मणिपुर के जैसे हिल्स में, पर्वतीय क्षेत्रों में ओपीएम कल्टीवेशन हो रहा था। जब सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो इस एक तरह का गुस्सा लोगों के अंदर था जो ओपीएम की खेती कर रहे थे। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो वो भी जो पुराने जो इश्यूज थे वो भी बाहर आ गए। ठीक है। अगला इशू है जैसे फॉरेन इंटरफेरेंस। चीन का इंटरफेरेंस है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो हथियार वगैरह इंसर्जेंट ग्रुप्स को पहुंचा रहा है। अब अभी अगर आप देखिएगा तो बांग्लादेश से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो एक अलग इंटरनेशनल एंगल एक इसमें आ जाता है जो इस परेशानी को बड़ा बनाता है। ठीक है। इसका प्रभाव क्या हो रहा है? तो लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा इशू है। लॉ एंड ऑर्डर कब तक खराब होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर प्रेशर बढ़ेगा। फिर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट होगा, जो भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए, डाइवर्स देश के लिए, विविधता वाले भरे देश के लिए ठीक नहीं है। और रीजनल इंस्टेबिलिटी की जो परेशानी है कि स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन का परेशानी कि अपने घरों से लोगों को छोड़ करके जाना पड़ा है। तो ये एक बड़ी परेशानी है और इस समस्या का हल ढूंढना आसान नहीं है। इसका उपाय क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? जैसे पीस डायलॉग। तो जो भी अलग अलग कम्युनिटीज है जिनके बीच में विवाद है, उनके साथ बैठ करके बात किया जा सकता है और एक पीसफुल सॉल्यूशन, एक शांति के थ्रू एक समाधान निकालने की कोशिश हो सकती है। अगला है बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट में कोशिश करेंगे कि म्यांमार बॉर्डर से भारत में इलीगल लोग नहीं आए, उसको रोका जाए। ड्रग्स ट्रैफिकिंग उस बॉर्डर के थ्रू होता है, उससे रोका जाए। ओपीएम कल्टीवेशन या अफीम की खेती होती है, इसको रोका जाए। फिर ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस में यदि लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से या प्रशासन के लेवल पर क्या किया जा सकता है, तो इसमें हम लोग लेते हैं ऑटोनोमस हिल काउंसिल, है ना, जैसे स्वायत्त पर्वतीय परिषद इसको आप कह सकते हैं। ये हिल काउंसिल बनाया जाता है कि अलग अलग कम्युनिटी अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के हिसाब से अपना जीवन को जी सके। और इसमें बहुत सारे जो परेशानियां हैं उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकल आता है, तो ये किया जा सकता है।
फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में हम लोग ले सकते हैं कि ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां डिप्लॉय किया जाए जो जिनका इस विवाद से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो इम्पार्शियल हो और किसी एक के प्रति बायस्ड नहीं हो। तो ये कुछ स्टेप्स लिया जा सकता है जिससे मणिपुर इंसर्जेंसी को एक तरह से समाप्त किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक काफी न्यूज में भी रहा, काफी विवादों में भी रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है। ये डायरेक्शन है गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए कि उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में डिसीजन लेना है। गवर्नर के लिए 90 डेज है और प्रेसिडेंट के लिए 30 डेज, एक महीने का समय आपका प्रेसिडेंट को दिए हैं और 90 दिन का समय गवर्नर को दिए कि जब भी उनके पास कोई बिल आता है, कोई विधेयक आता है, तो उस पर उनको अपनी सहमति देनी है नहीं देनी है, वो डिसीजन उनको उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट में लेना होगा। अब यहाँ विवाद का कारण क्या है कि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इजाद किया है अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 का यूज करके। इसमें एक तरह से यदि हम लोग लेके विवाद क्यों हो रहा है, विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 361 के अनुसार प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट में अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए आंसरेबल नहीं है। तो प्रेसिडेंट 30 दिन में डिसीजन लें या फिर 1 साल में लें, गवर्नर 90 दिन में लें या 1 साल में लें, इस पर उनको सुप्रीम कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं है, संवैधानिक तरीके से वो बताने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। दूसरा एक इसमें एंगल आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं, वो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट कर रहा है उसी को आप निर्देश कैसे दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को निर्देशित कैसे किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 361 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है ये 361 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। और इसी चीज को समझते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143(1) के तहत एडवाइस मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है उसका उपयोग करते हुए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या प्रेसिडेंट के ऊपर और गवर्नर के ऊपर क्या कोई समय सीमा लगाई जा सकती है। तो संभव है इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने की संभावना है जिसमें फाइनल जजमेंट आ सकता है। और संभावना ये भी है कि इस समय सीमा को हटा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को बदल ले, इसकी भी संभावना काफी है। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो एक हो सकता है कि आर्टिकल 200 और 201 जो गवर्नर से रिलेटेड है, राज्यपाल से रिलेटेड है, तो उसमें अमेंडमेंट करके यही कोई टाइम लिमिट डाल दें तो कोई और परेशानी नहीं होगी। इसमें आप जैसे जो संसद है वो अमेंडमेंट करके इसमें कुछ टाइम लिमिट डाल सकती है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या कुछ भी, जो भी उन्हें उचित लगे। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नर अगर मान लीजिए बिना मतलब के डिले कर रहे तो उनको बताना चाहिए कि कारण क्या है इसके पीछे, क्यों आप निर्णय नहीं ले रहे। फिर रिस्पेक्ट फॉर फेडरलिज्म, गवर्नर को या राज्यपाल को अगर आप लीजिएगा किसी भी तरीके से बायस होकर के काम नहीं करना है, उन्हें संघवाद यानी फेडरलिज्म के हिसाब से काम इन्हें करना है, न कि केंद्र सरकार जो कहे उस हिसाब से। ठीक है। इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये विवाद इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 2.5 फ्रंट वॉरफेयर। अब 2.5 फ्रंट वॉरफेयर क्या होता है? देखिए, इस टर्म को फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कॉइन किया था और उनका कहना था कि भारत जो है एक फ्रंट पर चीन से, एक फ्रंट पर पाकिस्तान से लड़ रहा है और एक भारत के अंदर भी एक फ्रंट है जिसे 0.5 फ्रंट या आधा फ्रंट कहा जा रहा है। ये 2.5 फ्रंट वॉरफेयर या 2.5 मोर्चों का युद्ध इसे आप कह सकते हैं। 0.5 फ्रंट में नक्सलवाद है, आतंकवाद की समस्या है, फिर जैसे विदेशी हस्तक्षेप है, इंसर्जेंसी से मणिपुर वाला इशू देख लीजिए, फेक न्यूज का यूज हो गया, स्पाई एजेंसी हो गया, जैसे आप अभी देख रहे होंगे कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है भारत के खिलाफ स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए। फिर इसमें जैसे इंटरनेट का यूज करके अफवाह फैलाना, स्लीपर सेल, इस तरह की जो परेशानी है वो 0.5 फ्रंट में आ रहा है। तो इससे भी डील करना काफी आवश्यक है, अन्यथा ये सरकार को, देश को कमजोर करेगा और जो हमारी जो एक तरह से संभावित जो लड़ाई हो सकती है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी ये कमजोर करेगा।
तो इससे निपटना काफी इम्पोर्टेंट है। अब आजकल जो 3.5 फ्रंट वॉर भी शब्द भी आपका यूज में आ रहा है, और ये 3.5 फ्रंट वॉर में एक बांग्लादेश को आप जोड़ लीजिए। बांग्लादेश यदि हम लोग लें तो शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके हटने के बाद उनको, आप जानते हैं कि गैर कानूनी तरीके से हटाया गया, तो उनके हटने के बाद से बांग्लादेश भी एक फ्रंट के रूप में उभर सकता है। बांग्लादेश के कई सारे लोगों के खिलाफ या लोगों के तरफ से या सीनियर ऑफिसर्स के तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ कुछ मिलिट्री एक्शन करने का सोच रहे हैं। ये एक नई चुनौती आता है। हालांकि बांग्लादेश के पास इतनी सैन्य क्षमता है नहीं कि वो कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सके, लेकिन फिर भी ये भारत सरकार पर, भारतीय सेना पर, सुरक्षा बलों पर, बीएसएफ पर एक अलग तरह का प्रेशर डालता है और एक नया फ्रंट खोलता है। तो 3.55 फ्रंट वॉर में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और 0.5 फ्रंट जो भारत का आंतरिक सुरक्षा की बात है वो इसमें आ जाता है। सरकार ने इसके लिए क्या किया है, सरकार ने क्या स्टेप्स लिया है इससे डील करने के लिए, तो कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन सरकार ने लिए हैं। जैसे देखिएगा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मिलिट्री के लेवल पर कई सारे स्टेप्स लिए गए। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया और जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस बने थे। फिर थिएटर कमांड, थिएटर कमांड क्या होता है? थिएटर कमांड जैसे इसमें तीनों सेनाओं का इसमें आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा, थल सेना, वायुसेना और जो हमारी नेवी है, इन सबको जोड़ करके ट्राई सर्विसेज आप कह सकते हैं। ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के लिए थिएटर कमांड बनाया गया तीनों सेनाओं के लिए। और साथ में सरकार ने बॉर्डर एरियाज में रोड, टनल्स वगैरह बनाना शुरू किया, एडवांस पोस्ट वगैरह बनाना शुरू किया ताकि इनसे डील कर सकें। जैसे चीन के साथ जो गालवान वैली का डिस्प्यूट हुआ था उससे डील करने में ये काफी हेल्पफुल रहा था। फिर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे नक्सलवाद को लीजिएगा तो समाधान डॉक्ट्रिन चल रहा है, एनआईए की शक्तियों को बढ़ाया गया, एनआईए को रिसोर्स प्रोवाइड कराया गया, नक्सलवाद को समाप्त करने की जो बात चल रही है, मणिपुर में अपना ऑपरेशन चल रहा है। तो ये अलग अलग सरकार ने स्टेप्स लिए हैं ताकि जो 0.5 फ्रंट है उससे डील किया जा सके। फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखिएगा तो अलग अलग देशों में, जैसे अभी आप देखिएगा पहलगाम हमले के बाद भारत कई सारे देशों में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेज रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिएगा तो अमेरिका में जो डेलीगेशन गया वो शशि थरूर के द्वारा लीड किया गया। फिर इकोनॉमिक मेजर्स में देखिएगा आर्थिक जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके अंदर है कि चीन से जो निवेश आ रहा है उस पर फिर कई तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि सेंसिटिव एरियाज में उनका इन्वेस्टमेंट ना हो। आखिरी जो इसमें एक टॉपिक यहाँ आज के वीडियो में कवर करेंगे वो है इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट, अगर हालिया कॉन्फ्लिक्ट यदि हम लोग लें तो ये 7 अक्टूबर 2023, इस डेट को ध्यान में रखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 को हमास जो फलस्तीन के एक क्षेत्र में अपना राज चलाता है, अपना तंत्र चलाता है, हमास ने इजराइल के खिलाफ एक आतंकवादी हमला किया। और ये हमला अगर आप देखिएगा लैंड, सी और एयर तीनों स्तर पर यह किया गया, जमीन, समुद्र और हवा से हमला किया गया। और इसमें 1200 के आसपास जो इजराइल के कॉमन पीपल थे, आम नागरिक थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको टारगेट किया गया, उनकी मृत्यु हुई। और 240 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बना लिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया। और ये इसके बाद आपका इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। बीच बीच में कुछ समय के लिए इसमें सीज फायर भी हुआ है, बट ये मिलिट्री कैंपेन खत्म नहीं हुआ। और अभी इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप है जहाँ है जिस पर हमास का कब्जा है उसको ब्लॉकेड कर दिया है चारों तरफ से। तो वहां स्थिति एक तरह से बड़ी दयनीय हो चुकी है और कोई इसका सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हमास ने अटैक किया था, उसके पीछे का जो कारण बताया था, उसका कहना था कि इजराइल जो गाजा के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करके रखा हुआ है, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ये एक बड़ा कारण है। फिर पैलेस्टीनियंस को
उनके जो धार्मिक स्थल है, होली साइट्स हैं, वहाँ मूवमेंट में उनको परेशानी हो रही है। और कई सारे पैलेस्टीनियंस को अरेस्ट किया गया। इनका मानना है कई सारे पैलेस्टीनियंस को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, ठीक है। इस कारणवश इन्होंने अटैक किया। फिर एक ये भी मोटिवेशन हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल, इनके बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे, बातचीत चल रही थी, तो ये भी इन्हें पसंद नहीं था, हमास को पसंद नहीं था। तो ये भी एक मुद्दा बनता है कि ये जो बातचीत हो रही है इसे रोक दिया जाए, क्योंकि सऊदी अरब का हमेशा से झुकाव पैलेस्तीन के तरफ रहा है। और मतलब यदि मान लीजिए उन सऊदी अरब और इजराइल के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाते तो हो सकता है कि पैलेस्तीन का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रह पाता। इस कारण भी ये अटैक हो सकता है। फिर अगर ऐतिहासिक विवाद पर जाइएगा तो ऐतिहासिक विवाद यदि लें तो इजराइल में जो रहने वाले लोग हैं वो मूलतः यहूदी हैं। और यहूदियों का कहना है कि जो इजराइल की भूमि, इजराइल और पैलेस्तीन की जो भूमि है वो हमेशा से यहूदियों की थी। और यहूदियों को यहाँ हिंसा के कारण ये क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ा। सैकड़ों साल पहले ये क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ा। तो उनका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्लेम है, उनका रिलीजियस क्षेत्र है ये, तो वहाँ उन्हें रहने का अधिकार है। जबकि पैलेस्टीनियंस का मानना है कि वो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों सालों से, 1000 से भी ज्यादा वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। और वही उनका जन्म स्थान है, वहीं से वो रह रहे, कई पीढ़ियों से रह रहे, तो उनका एक अधिकार बनता है। ये विवाद जो है ये काफी लंबे समय से चल रहा है। फिर जेरूसलम जो सिटी है, जेरूसलम शहर जो है, इस शहर को लेकर के विवाद है। ये शहर यदि हम लोग ले तो ये जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उनके लिए भी एक धार्मिक स्थल है, और जो ज्यूज कम्युनिटी है उनके लिए भी एक धार्मिक स्थल है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर यदि हम लोग लेके इजराइल जो है अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ा रहा है। इजराइल के लोग 20वीं सदी में यहाँ आकर के बसे और धीरे धीरे करके अपना जो क्षेत्र है वो उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये क्षेत्र बढ़ा रहे हैं और पैलेस्टीनियन जो लोग हैं जहाँ रह रहे हैं उन क्षेत्रों में इजराइल का कब्जा बढ़ रहा है। जैसे वेस्ट बैंक यदि आप लीजिएगा तो वेस्ट बैंक में इजराइल का कब्जा बढ़ा है। इन सब कारणों के कारण यदि देखें तो विवाद में हमेशा ये रहता है। और ये समय समय पर आप देखिएगा कि इसी तरह के विवाद होने के चांसेस रहते हैं। भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? तो भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि इजराइल और पैलेस्तीन ये दो अलग अलग देश बनाए जाएं। जो अरब कम्युनिटी है, पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है, उनके लिए पैलेस्तीन स्टेट, और जो ज्यूज कम्युनिटी है उनके लिए इजराइल बनाया जाए और एक पीसफुल तरीके से इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। भारत का पैलेस्तीन के साथ अच्छा संबंध रहा है। हिस्टोरिकली भारत ने पैलेस्तीन को सपोर्ट किया है। और भारत का इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध है, क्योंकि मिलिट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के इजराइल ने भारत को काफी सपोर्ट किया है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसमें भी जो बराक 8 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हम लोगों ने इजराइल के साथ मिलकर के बनाया। तो दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो भारत की कोशिश रहती है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन या 2 देशों को का एक तरह से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। और भारत ने हमेशा से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया है, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, ये गाजा के लोगों तक पहुंचाया है। आगे इसका अगर वे फॉरवर्ड देखें तो वे फॉरवर्ड यही हो सकता है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो एक सीज फायर हो, डायलॉग हो, पीस के थ्रू इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें, ताकि जनहानि, मानव हानि न्यूनतम हो, इसे रोका जा सके। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, फूड, मेडिसिन वगैरह बच्चों तक या जो भी आपके प्रॉब्लम में जो लोग हैं वहां तक पहुंचाया जा सके। और 2 स्टेट सॉल्यूशन आखिरकार इसका फाइनल सॉल्यूशन के रूप में ये बनेगा। जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ना हो जाए ये मुद्दा आपका समाप्त नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही है। जिन बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करनी है वो नीचे दिए गए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे संस्थान द्वारा, हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया गया है और इस पैनल में रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स और सिविल सर्विसेज में काम करने वाले एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज का एक टीम है। बेस्ट गाइडेंस देने का हम लोग बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए।
कुछ नोट्स भी आपको दिया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपको करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी के लिए, सारी इंफॉर्मेशन के लिए और मॉक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।